नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सीरीज में हम बात करेंगे कि इस सीरीज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है, जिसमें जितने भी हमारे वनडे एग्जाम हैं, एसएससी, रेलवे या एसएससी के जितने भी सीएचएसएल है, सीजीएल है, जीडी वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम्स में और कैसा पैटर्न है इनको क्वेश्चन को पूछने का, है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। और हम इस सीरीज में दोस्तों हम पॉलिटी की थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी को रिकॉल करके आगे उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है ना, और साथ ही साथ उसके जो भी फैक्ट्स हैं ना उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक आप समझ सकते हो एक रिवीजन और एमसीक्यू दोनों का एक पैटर्न है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिस इज ओपन एकेडमी, और जितने भी हमारे टॉप पॉलिटी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऐसी दोस्तों कई सारी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन हैं हम, और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना होगा, हम ये सारी बातें जो करेंगे वो पार्ट बाई पार्ट करेंगे, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं ना उनके थ्रू जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं और जो भी रेलवे और जीडी वगैरह के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपको इसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको पढ़ने का टाइम भी दूंगा 5 सेकंड, और आपको सोचना है उसका आंसर, ठीक है, और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है। इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, हमारे संविधान में बहुत सारे भाग होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे दोस्तों, तो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या वर्णित है, क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 संघ और उसका क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नंबर 1, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि बताता है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। पार्ट 1 जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए इसे। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों उसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर 1 भारत के नाम और उसके क्षेत्र से, नए राज्यों का गठन, नागरिकता या मौलिक अधिकार। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सोचिए फिर आंसर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 1 अनुच्छेद 1 के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में दोस्तों लिखा हुआ है भारत का नाम, हमारे भारत का नाम क्या होगा, और उसके राज्य क्षेत्र, है ना, उसकी टेरिटरी कितनी होगी दोस्तों, क्या होगा, ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं, नाम, सीमा, टेरिटरी, ये सारी बातें भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 1 में मेंशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर क्या मिलता है, अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत राज्यों का क्या है। तो आपको बताना है भारत क्या है, ठीक है ना। भारत राज्यों का क्या है। ऑप्शन नंबर 1 राज्यों का संघ है, राज्यों का परिसंघ है, एकात्मक राज्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है हमारा पार्ट नंबर 1 क्या कहता है मेरे भाई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल नंबर 4 बोलता है, ये बोलता है कि हम क्या है मेरे भाई, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, हम राज्यों के संघ हैं दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग जो 1 है दोस्तों वो अपने बारे में बताता है कि भारत है क्या। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये वाले आपको बात ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कोई भी राज्य, कोई भी टेरिटरी भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों, या जो भी बोले तो
फंक्शंस हैं हमारे, जिसमें बोल सकते हैं अपन कि जो फेडरल है हमारा स्ट्रक्चर है, भले ही हमने उनको फेडरल पावर दे रखी है, लेकिन दोस्तों वो इससे मतलब केंद्र सरकार से अलग हो नहीं सकती भारत, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 2 का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शर्तें, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो बताना है आपको आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, हमारा आर्टिकल नंबर 2 है ना, वो बात करता है, किसकी बात करता है दोस्तों, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्य जो ना पहले थे, जिनकी जो पहले थे ही नहीं राज्य, बिल्कुल न्यू स्टेट बनाना है। तो आपको आर्टिकल नंबर 2 ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शर्तें आर्टिकल नंबर 2 में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, आप बताइए क्या है भारत। तो आप ऑप्शन नंबर 1 है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक समाजवादी राज्य है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आपको ये बात बतानी है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये सारे के सारे वर्ड दोस्तों मेंशन है, ठीक है ना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, आपको पता है ये वाली बात है ना, और रिपब्लिक भी है, सोशलिस्ट भी है दोस्तों, और सेक्युलर भी है। ये सारी बातें दोस्तों कहाँ लिखी हुई है, प्रियम्बल में। आपको प्रियम्बल के बारे में पता होगा पहले से ही, प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी, सारे आंसर इसके सही हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 किससे संबंधित है। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान में राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। या अगला ऑप्शन है दोस्तों नागरिकता की समाप्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला ऑप्शन है दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो आपको सही आंसर देना है इसका, सोचिए और आंसर दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। में से आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों एक पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कब आया था दोस्तों, ये 1956 में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके तहत हमें पता चलता है कि हम अगर हमारे पास ऑलरेडी एक राज्य है, या हम उसके 1 से 2 राज्य कर सकते हैं, ए या बी, या हम उससे 4 भी कर सकते हैं, सी या डी, या फिर 2 राज्यों को मिला के दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एक राज्य कर सकते हैं। मतलब मुद्दा ये है दोस्तों कि उनकी बाउंड्री में चेंजेस करना हो, उनकी एरिया में चेंजेस करना हो, तो ये सारे काम हम जो ऑलरेडी राज्य बने हुए हैं उनके अंदर ही हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके दोस्तों ये काम पार्लियामेंट कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि नए राज्यों के निर्माण के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा क्या ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मेशन। तो इसका मुद्दा क्या है दोस्तों, ये फॉर्मेशन। एडमिशन किसमें होगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 2, जो पहले राज्य थे ही नहीं, बिल्कुल नए बनाने थे। और इसमें क्या है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 3 में जो ऑलरेडी बने हुए राज्य हैं उनके ही अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, चाहे वो बाउंड्री के हों दोस्तों, उनकी एरिया के हों, जो भी उनका कुछ भी करना हो दोस्तों, चेंजेस करने हो, तो आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इंडिया शब्द का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया, ये शब्द बोला गया है, जो राज्यों का एक संघ होगा, ऐसी बात बोली गई है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों केवल इंडिया लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी केवल भारत लिखा गया है, या ऑप्शन नंबर डी हिंदुस्तान लिखा गया है। तो आपको ये आंसर बताना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों पार्ट 1 में क्या शब्द मेंशन किए गए, हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। तो आपको बताना है सही आंसर दोस्तों क्या है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। हम इंडिया मतलब भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, तो इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, इंडिया
दैट इज भारत। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शन में ये लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, जो क्या है दोस्तों, राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखना अपन को। तो इंडिया शब्द का मतलब यहाँ पे ना तो इंडिया लिखा गया है ना ही भारत, एक शब्द मेंशन है इंडिया दैट इज भारत। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम क्या है दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों भाग 1 पार्ट 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों पार्ट 1 में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों पार्ट 1 के बाद अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1 से 4 तक, 1 से 5, 1 से 3, 1 से 6। सही आंसर क्या है आप बताओगे, सोच के सोचिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसमें आपको पता है आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक हमें दिया गया है पार्ट 1 के बारे में। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 जो पार्ट 1 की बात करते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया, हमें बिल्कुल न्यू स्टेट बनाने हैं। क्या बनाने दोस्तों, न्यू स्टेट। ये लिखा हुआ है गठन मतलब फॉर्मेशन दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है फॉर्मेशन एंड एडमिशन। ठीक है, फॉर्मेशन एंड एडमिशन दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमें नए राज्य बनाने हैं दोस्तों, नए राज्य बनाने हैं। तो ये प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में, तो आपको ध्यान रखने का पड़ेगा। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 4। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 4। आर्टिकल नंबर 4 के थ्रू पार्लियामेंट दोस्तों सिंपल मेजोरिटी के साथ, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाई जब पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगी, कोई भी नई राज्य बनाएगी, तो वो कौन सा बहुमत के साथ बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है ना, साधारण बहुमत। तो सिंपल मेजोरिटी के साथ दोस्तों, प्रेजेंटेंट वोटिंग के साथ, साधारण बहुमत के साथ दोस्तों पार्लियामेंट अनुच्छेद 4 के तहत क्या कर देगी दोस्तों, नए राज्यों का गठन कर देगी। जो भी करना चाहेगी वो सारी बातें ध्यान रखना। ये वाला शब्द प्रक्रिया, प्रोसीजर, ये प्रोसीजर कहां पर है तो आप बताओगे आर्टिकल नंबर 4 में, प्रक्रिया नए राज्यों को बनाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 2। मतलब दोस्तों अब तक हमने जो बातें करी थी वो कहीं ना कहीं भाग 1 से करी थी, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 2 की। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान का भाग 2 कौन सा दोस्तों, भाग 2 किससे संबंधित है, किसके बारे में बात करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो आपको सही आंसर बताना है इसको। ठीक है ना, तो पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है बताइए आप। तो सही आंसर दोस्तों क्या है इसका, नागरिकता। क्या है आंसर, नागरिकता। हमारे भाग 2 में किसके बारे में बात करी है, नागरिकता के बारे में बात करी। ठीक है ना, तो पार्ट 2 किससे संबंधित है दोस्तों, नागरिकता से। ठीक है ना, इसके बारे में सारी बातें करेंगे आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किसके बारे में बात कर रहे हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में कहां पर एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ऑप्शन नंबर सी 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर डी 51 का ए। तो आपको बताना है भाग 2 में जो नागरिकता है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा, सही आंसर सोचो और बताओ। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। कहां तक है दोस्तों, 5 से लेके 11 तक, जो हमें बताता है कि भारत में भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अपन करेंगे यहां पे। साथ ही साथ दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्ट 2 है ना दोस्तों, जो नागरिकता के बारे में बात करता है, इसके कुछ एक्ट भी आए हुए हैं, तो मैं उन्हें एक्ट के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना, कौन कौन से एक्ट कब आए थे और कब कब रिफॉर्म करे गए थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल इतना ध्यान रखो कि भाग 2 में नागरिकता है, जो आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक, मतलब 1 से लेके 4 तक भाग 1 और 5 से लेके 11 तक भाग 2। ठीक है, आगे चलते। ये क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। मतलब दोस्तों भारत में किस टाइप की नागरिकता है, कैसी सिटीजनशिप है।
तो ऑप्शन नंबर एक क्या है दोस्तों, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे दोस्तों भारत में जो सिटीजनशिप है वो किस टाइप की है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी राज्य के, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। जबकि कुछ देश ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, जैसे यूएसए। तो आपको ध्यान रखना है, जो डुअल सिटीजनशिप होती है दोस्तों, डुअल होती है ना, दोहरी होती है, वो कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए में। यूएसए में मेरे भाई सेंटर की नागरिकता अलग होती है और स्टेट की नागरिकता अलग होती है, दोनों के अलग अलग कार्ड बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे भाई इंडिया में ऐसा क्या होता है, केवल सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात की गई है, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमने लिया कहाँ से दोस्तों ये फीचर्स, तो आप बताओगे दोस्तों कहाँ से लिया है, अपन ने ब्रिटेन से लिया है या फिर यूके से लिया है। कहाँ से लिया है दोस्तों, यूके से लिया गया, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैं एक और क्वेश्चन करूँ दोस्तों आपसे, ये कैसा फीचर है, मतलब ये क्या बताता है, ये फेडरल है या यूनिटरी है दोस्तों। आपने दो शब्द सुने होंगे, संघात्मक या एकात्मक। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता है वो कैसा फीचर है, संघात्मक या एकात्मक। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नागरिकता के बारे में सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। नागरिकता के मामले में जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है दोस्तों, तो उसे अपन बोलते हैं यूनिटरी, मतलब एकात्मक। तो ये कैसी है दोस्तों, एकात्मक, यूनिटरी है, ठीक है ना, एकात्मक। तो कैसी प्रणाली है दोस्तों, एकात्मक। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, नागरिकता कैसी है, एकात्मक, ठीक है ना, यूनिटरी सिस्टम की बात करती है, ठीक है ना। तो हम आगे बात करेंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है, मतलब इनमें से एक गलत है बाकी तीन सही है। हम कब भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, ये वाली बात आपको बतानी पड़ेगी, है ना। तो बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों, पहले आप आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है, कौन सी कंडीशन पे हम देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला ऑप्शन है दोस्तों जन्म, दूसरा क्या है वंशानुक्रम, तीसरा क्या है पंजीकरण, चौथा क्या है सरकारी नौकरी। तो आप सोचिए, बताइए। कोई व्यक्ति मेरे भाई भारत में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो देश का नागरिक बन ही जाएगा, है ना। वंशानुक्रम दोस्तों मेरे, उसके दादा परदादा, उसकी जो भी हिरार्की रही होगी वो भारत कहीं ना कहीं भारतीय मूल के रहे होंगे, तो ऑटोमेटिक वो भारत का नागरिक बन ही जाएगा दोस्तों, है ना। या रजिस्ट्रेशन, तुम बस गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तब भी नागरिक बन ही जाओगे, अगर सरकार को सही लगता है तो, है ना, आप गलत नहीं पाए जाते हो तो। और चौथा ऑप्शन है सरकारी नौकरी। सर ऐसी बात नहीं है, सरकारी नौकरी लगने से दोस्तों कोई किसी का नागरिक नहीं बन जाता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसका गलत आंसर क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है ना। तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 कंडीशन दी हैं, कितनी, 5 कंडीशन। 5 कंडीशन के आधार पे हम देश के नागरिक बन सकते हैं। उनमें से दोस्तों बाई बर्थ, जन्म के आधार पे मेरे भाई, वंशानुक्रम के आधार पे, पंजीकरण के दोस्तों, और अगला क्या है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से। जो चौथा नंबर है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से भारत में, कोई विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है, वो सेवा दे रहा है दोस्तों, सर्विस दे रहा है, तो अगर वो चाहे कि भारत का नागरिक बन सकता है, तो अगर सरकार को भी ठीक लगता है तो वो देश का नागरिक बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्राकृतिक रूप से। दोस्तों 5वां नंबर है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि मतलब दोस्तों क्या होता है, क्षेत्र समाविष्टि, ठीक है। क्षेत्र समाविष्टि द्वारा दोस्तों मतलब कोई भी भारत सरकार है अपनी कहीं पे भी कोई टेरिटरी बनाती है नई, और वहाँ के लोग अगर उसका नागरिक बनना चाहते हैं तो भी वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो 5 टाइप की होती हैं, आपको ध्यान रखना है, 5 तरीके होते हैं नागरिकता को लेने के। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, यदि कौन सी कंडीशन है कि भारत का नागरिक नहीं होगा। तो आप बताओ दोस्तों कौन सी कंडीशन है कि भारत का नागरिक नहीं होगा। तो पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए पहले आराम से आप। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, वो है भारत में पैदा हुआ हो। ये ध्यान रखना आपको, नहीं होगा, कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वो भारत में पैदा हुआ हो। भाई पैदा हुआ होगा तो ऑब्वियसली भारत का नागरिक बन ही जाएगा। उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसने किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, सोचना पड़ेगा तुमको इस बात पे। वह भारत में 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो, बिल्कुल रह सकता है मेरे भाई। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, और ये भी कंडीशन है, अगर हम इंडियन कोई भी सिटीजन है और किसी और देश की नागरिकता ले लेता है
तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक भारत सरकार से समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली बात कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो सही आंसर ये भी यही होगा और गलत बात भी यही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है? कैसे समाप्त करोगे दोस्तों भारत की नागरिकता? कोई व्यक्ति है, नागरिक है, उसकी नागरिकता क्या करना है मेरे दोस्तों? समाप्त करना है। तो क्या तरीका है दोस्तों? या तो वो रिजाइन दे दे दोस्तों, स्वेच्छा से त्याग दे मेरे भाई, या भारत सरकार उसे बर्खास्त कर दे किसी भी कंडीशन पे, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर दोस्तों क्या है? ए बी दोनों। या तो एक कंडीशन हो सकती है वो यहाँ का नागरिक रिजाइन दे दे और नई जगह पर में दोस्तों चला जाए, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगी। या कोई व्यक्ति दोस्तों किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। या भारत सरकार को लगता है दोस्तों कि जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, तो भारत सरकार उसे ऑटोमेटिक हटा सकती है। आपको ध्यान रखना है। तो दोनों ही कंडीशन है ये सही है, स्वैच्छिक वो जा भी सकता है और भारत सरकार उसे हटा भी सकती है, ठीक है, बर्खास्त भी कर सकती है। तो ए बी ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में ओवरसीज, इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन ये। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं अपन ओसीआई। और इसी के क्या बनता है दोस्तों? ओसीआई कार्ड भी बनता है। जैसे दोस्तों आपको पता है वीजा बनता है, वीजा, वैसे ही क्या बनता है? ओसीआई कार्ड भी बनता है, ठीक है ना। ये किसके लिए बनता है? आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। ओवरसीज का मतलब क्या है दोस्तों? विदेशी, प्रवासी। जो व्यक्ति प्रवासी है ना वो कौन होगा? ओवरसीज होगा। सिटीजन मतलब नागरिक ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति भारत में रह के, विदेशी व्यक्ति भारत में रह के, या इसके पेरेंट्स एक जमाने पहले भारत में रहे हों, तो अगर वो भारत में रह के पढ़ाई करना चाहता है, घूमना चाहता है, एक पर्टिकुलर समय के लिए रहना चाहता है दोस्तों, है ना, किसी भी वजह से पढ़ाई के लिए, जनरली लोग इसे एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ओसीआई कार्ड बनेगा, तब भारत सरकार उसे भारत में रहने की परमिशन देगी, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कार्ड बनता था दोस्तों? ओसीआई कार्ड। तो यहाँ आपको ये पूछा गया है ओसीआई कार्ड है ना दोस्तों, ये कब एक्टिवेट हुआ था, कब लागू किया गया था? तो आपको ये बात बतानी है, बताइए कब हुआ था? 2003 में, 5 में, 10 में, 15 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? 2005। क्या आंसर सही है दोस्तों इसका? 2005 आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। सर मैं आपको और भी बात बताऊंगा। जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता है CAA आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में आया था, ठीक है ना। कब आया था? 2019 में। तो इसमें दोस्तों आपको पता है बहुत सारे प्रोविजंस देखे थे। इसमें जो मेन बात है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि आपके जो अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये 3 कंट्री है दोस्तों, इनके जितने भी मुस्लिम लोग हैं, कौन? मुस्लिम, वो इंडिया के नागरिक, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो वो इंडिया के नागरिक नहीं बन सकते। इनके अलावा जो हिंदू लोग हैं, जो बाकी लोग बच्चे, वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये सारे प्रोविजन कब दिए थे? 2019 में। CAA आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। CAA का संबंध 3 देशों से ही था मेरे भाई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जिसमें मुस्लिम लोगों की कोई एंट्री नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको उनको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है? मतलब दोस्तों भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में ये बोला गया है कि पार्लियामेंट कोई भी नागरिकता पर कानून बना सकती है? तो आपको सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21। तो सही आंसर बताइए दोस्तों। ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों, किस आर्टिकल में? कानून बनाने की शक्ति, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कानून बनाने की शक्ति। कौन से आर्टिकल में ये बात बताइए? तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? आर्टिकल नंबर 11। पार्लियामेंट के पास पावर है कि दोस्तों वो कोई भी लॉ बना सकती है आर्टिकल नंबर 11 के थ्रू, ठीक है ना, नागरिकता के मामले में। तो आगे चलते हैं। इसके बाद भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? बताओ आप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, ये कब आया था बताइए? जो बेसिक था सबसे पहली बार बताओ। 1950, 1955, 1960, 1965। तो सही आंसर इसको दोस्तों क्या है? 1955। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1955 नागरिकता अधिनियम पहली बार भारत में जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? 1955 में।
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट से, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, नागरिकता। तो सही आंसर आपको बताना पड़ेगा, इसमें सही आंसर इसका क्या है। तो भाग 3 का संबंध किससे है दोस्तों, आप बताओगे। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में दिए गए हैं, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक की बात करी है, ये सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि फंडामेंटल राइट भाग 3 में, ठीक है ना। बाकी सारे ऑप्शन की हम इसकी बात करेंगे वो कौन से भाग 2 में, ठीक है ना। ये वाली बात करें दोस्तों कौन से भाग 4 में, ये वाली बात करें दोस्तों भाग 4 के ए में, ठीक है ना। तो इसे आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल भाग 3 फंडामेंटल राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बताइए कहां से कहां तक हैं आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के। तो ऑप्शन नंबर ए 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी 5 से 11, ऑप्शन नंबर डी 1 से 4। तो बताओ, अभी आपको बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या है, 12 से 35 तक। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक किसकी बात करिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट की बात करिए, मौलिक अधिकारों की, ठीक है। ये बात अपन आगे करेंगे डीपीएसपी की दोस्तों, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, किसकी, नागरिकता के बारे में। ये ऑलरेडी कर सकते हैं भाग 1 के बारे में, भाग 1 लिखा हुआ है, भाग 2 लिखा हुआ है, और ये भाग 3 है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक ये सारी बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी क्या है, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि सही आंसर किसका क्या है। तो समानता का अधिकार दोस्तों ऑब्वियसली हमारे पास है दोस्तों, है ना। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक, ठीक है, 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम दोस्तों, राइट टू लिबर्टी की बात करें तो आपको पता है 19 से लेके 22 तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी संपत्ति का अधिकार पहले था, लेकिन वो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि इसे हम दोस्तों हमने इसे अबॉलिश कर दिया था, रिपील कर दिया था। 44th कौन सा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हमने रिपील कर दिया था, हटा दिया था, और इसे हटा के हमने कहां पे रख दिया था, आर्टिकल नंबर 300 के ए में, ठीक है ना। और ये हमारा अब क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो हमारा एक क्या है, संवैधानिक अधिकार है, लीगल राइट हो सकता है, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये हमने कब अबॉलिश किया दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन, और डेट भी याद रखनी है 1978, ठीक है ना दोस्तों, कितनी, 1978। इंपॉर्टेंट बात है, काफी ध्यान रखनी है। और ये वाली बात दोस्तों कहाँ लिखी हुई है, तो आर्टिकल नंबर 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए ध्यान रखना है तुम्हें, ये वाला इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अनटचेबिलिटी को दोस्तों कब समाप्त किया गया, किस आर्टिकल के थ्रू समाप्त किया गया था, ये बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, बताओ सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर दोस्तों क्या है इसका, आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी भी प्रत्येक नागरिक को हम क्या देंगे, उसकी डिग्निटी की जिम्मेदारी देंगे। हमारे जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो प्रत्येक भारत के नागरिक की उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी को बचाने के लिए दोस्तों अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अनटचेबिलिटी को। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अनटचेबिलिटी जो भी है, अस्पृश्यता है दोस्तों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल मतलब हम और आप सब कौन है, इंडिविजुअल है। तो कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को कोई भला बुरा नहीं बोल सकता। अगर ऐसा बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अनटचेबिलिटी को
मतलब एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ इस बात के लेके, ठीक है ना। और ना ही गवर्नमेंट तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई काम कर सकती जो तुम्हें अनटचेबिलिटी जैसा कुछ फीलिंग आए, ठीक है ना। तो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों के खिलाफ तुम जा सकते हो और तुम्हें ऐसी कोई परेशान करता है तो आर्टिकल नंबर 17 इज द करेक्ट आंसर फॉर अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का अधिकार वर्णित है? बताइए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, बताइए ये वाली बात कहां लिखी हुई है? तो ध्यान रखना अपन को, ये वाली इंपोर्टेंट, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? सही आंसर आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14, क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है। तो समानता के अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों? 14 से लेके 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18 कितने हैं दोस्तों? ये गिनना जरा। तो 5। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में कितने हमारे समानता के अधिकार हैं? तो आप बताओगे 5। कितने दोस्तों? 5। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 14 से लेकर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता, तो आर्टिकल नंबर 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार हैं? आप बताओ। राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल की बात करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 19 का ए का फर्स्ट आर्टिकल 19A सब क्लॉज ए, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 20, 21, 22, तो इनमें सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या मिलेगा आपको ध्यान रखना है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें क्या लिखी आर्टिकल नंबर 19 में, है ना। आर्टिकल नंबर 19 में दोस्तों ये कुछ 6 बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। राइट टू स्पीच, राइट टू वॉक, राइट टू रेजिडेंसी, है ना। हमें कहीं भी बसने का अधिकार है दोस्तों, है ना। हमें यूनियन बनाने का अधिकार है विदाउट वेपन, बिना हथियार के। ये तमाम बातें हमें क्या लिखी हुई है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है ना। ध्यान रखना अपन को इस बात की। तो ये लिबर्टी की बात करते हैं। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक, रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम, इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो कहां पे हैं ये सारे प्रोविजंस? कौन से आर्टिकल्स में बताओ आप? 25 से लेके 28 तक हैं, या फिर 29 से लेके 30 तक हैं, 19 से लेके 22 तक हैं, 14 से लेके 18 तक हैं? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। कौन से आर्टिकल्स में ये सारी बातें लिखी हैं? राइट टू रिलीजन्स, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। कौन कौन से? 25, ये 25, 26, 27, 28, ठीक है। कितने आर्टिकल हैं? 4। ध्यान रखना है। 25 में क्या लिखा हुआ दोस्तों? प्रैक्टिस। तुम किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों, है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तुम्हें कौन सा धर्म मानना है, कौन सा नहीं मानना है, या मानना ही नहीं है, ये सारी की सारी तुम्हारे पास लिबर्टी है दोस्तों, राइट टू रिलीजन के थ्रू। और इसमें तुम्हारी मर्जी है, मानो या ना मानो, है ना। तो तुम कौन से रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो प्रैक्टिस की बात मतलब दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस का मतलब है, तो उसे तुम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? तुम्हारा मन है तो, नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात कहाँ बोलेगी दोस्तों? आर्टिकल नंबर 25 में, ठीक है ना। और 26 में दोस्तों क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट। क्या है दोस्तों? मैनेजमेंट। क्या लिखा हुआ है इसमें? मैनेजमेंट, प्रबंधन। धार्मिक मामलों में जितने भी तुम्हें प्रबंधन करने, मैनेजमेंट करना है, वो आर्टिकल नंबर 26 तुम्हें पावर देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 27 ये क्या बोलता है? टैक्स। दोस्तों इसका मतलब कोई भी रिलीजियस अथॉरिटी आपके ऊपर धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। तो 27 का मतलब किससे है दोस्तों? टैक्स से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 28 का क्या है दोस्तों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या लिखा हुआ है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी तुम धार्मिक स्कूल के बारे में दोस्तों, कोई व्यक्ति, तुम किसी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्कूलों में कोई भी धार्मिक एक्टिविटी को इम्पोज नहीं कर सकते कि वो इसे करना ही पड़ेगा। तो ये तुम्हें लिबर्टी देता है दोस्तों, है ना, आर्टिकल नंबर 28। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चारों के चारों आर्टिकल। 25 मतलब प्रैक्टिस, 26 मतलब मैनेजमेंट, 27 मतलब टैक्स, 28 मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। ये लिबर्टी मिली हुई है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना 25 से लेकर 28 तक कितने आर्टिकल हैं? 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? एजुकेशनल एंड कल्चरल, एजुकेशनल एंड कल्चरल, ठीक है ना। एजुकेशनल एंड कल्चरल ये सारी राइट्स हैं दोस्तों, कौन से आर्टिकल्स में हैं आप बताओ? ऑप्शन नंबर 1 29 से 30,
25, 28, 23, 24, 29, 22। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, बताइए आप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, ठीक है ना। आपको पता है जो माइनॉरिटी होती है ना, जो संख्या में कम होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार हैं कहीं पे, तो आपको बताना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 29 और 30, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आर्टिकलों का संबंध किससे है, माइनॉरिटी से है। माइनॉरिटी मेरे दोस्तों क्या, अल्पसंख्यक, क्या दोस्तों, अल्पसंख्यक, ठीक है ना। इनके बारे में बात करता है, उनके एजुकेशनल एंड कल्चरल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक स्कूल भी खोल सकता है, जैसे मदरसा वगैरह हुए, आपको पता है ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। कोई भी, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों संवैधानिक उपचार, रेमेडी, मतलब अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा, तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार छीनेगा, तब तुम कहाँ जाओगे, तो वो सारी बातें यहाँ पे पूछी गई हैं। अगर तुम्हारे कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो तुम कंप्लेंट कहाँ करोगे, शिकायत कहाँ करोगे, किसके थ्रू करोगे, कोई प्रोसीजर है, कोई प्रोविजंस है, तो वो प्रोविजन दोस्तों कौन से आर्टिकल में आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार बताओ कौन से आर्टिकल में, 32, 31, 33, 34। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 32। आपको पता है यहाँ पे क्या है, हमारी 5 टाइप की क्या है, रिट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी टाइप की रिट है, 5 टाइप की, जो तुम अपनी रिट सुप्रीम कोर्ट इसको दायर कर सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के लिए वो रिट जारी कर सकता है। तो हमारे पास 5 टाइप की रिट होती है दोस्तों, है ना। ये सारी बातें डिटेल में कहाँ लिखी हुई हैं, तो हमारे जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स है दोस्तों, पॉलिटी का जो लेक्चर सीरीज है ना, हमारे यूट्यूब चैनल पर ही, उस पर जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो किसके थ्रू करता है, आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 32। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, सस्पेंड कौन कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स, आप बताओ। फंडामेंटल राइट सस्पेंड कौन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, है ना। ये कब कर सकता है दोस्तों, जब भी इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं दोस्तों, है ना, देश में आपातकालीन की सेवाएं लगी हुई हैं, कोई समस्या है, उसके लिए दोस्तों उस समय राष्ट्रपति तुम्हारे मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है, रेदर देन आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है 20 एंड 21 को वो तुम्हें कभी भी सस्पेंड नहीं करेगा, है ना। वो रेयरली वो कुछ अलग प्रोविजंस होते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना है 2 आर्टिकल्स हैं, ये नहीं करेगा। तो नॉर्मली ध्यान रखना आपको, अभी सस्पेंड कौन करेगा इनको, फंडामेंटल राइट को, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, बच्चों के, कोई भी बच्चा है काम कर रहा है दोस्तों, है ना, तो काम करेगा, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं घर वाले, मार मार के करवा रहे हैं, छोटा बच्चा तब भी करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं, कुछ करो तुम उनके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 22, 23, 21, 19। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 24। सही आंसर क्या है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 ईयर से कम का बच्चा कोई भी हजार्डियस या डेंजर या खतरनाक चीज़ों में काम नहीं करेगा, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, 14 साल तक के कम उम्र का बच्चा, जो भी चिल्ड्रन है दोस्तों, चाइल्ड है, वो काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके लिए ये एक्सप्लॉयटेशन का माना जाएगा, ठीक है, शोषण माना जाएगा, लोगों द्वारा उसका शोषण हो रहा है, उसे पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ाओ, न कि उस पर काम करवाओ, ठीक है। 14 ईयर एज याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है, हैबियस कॉर्पस बोले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, आप बताओ क्या है ये, बताओ। हैबियस कॉर्पस, अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 टाइप की रिट होती है, उनमें से एक पहली ये रिट है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है ये, एक रिट है, एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक उपचार है। सही आंसर क्या है दोस्तों, या तीनों ही सही है। तो सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। एक रिट तो है ही दोस्तों, और ये रिट कहाँ पे, मौलिक अधिकार में, आर्टिकल नंबर 32 में, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, 32 उपचार करने के लिए होता है। तो तीनों ही बातें सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, क्या लिखा हुआ है ये, राइट टू फ्रीडम, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे एक्सप्लेन है मेरे दोस्तों, कहाँ पे ये प्रोविजंस कहाँ पे है, राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल नंबर 19 से 20 तक, 22 तक, 14, 18, 25 से 28 या 32, बताओ जल्दी। सही आंसर क्या है इसका दोस्तों,
तो सही आंसर क्या है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 20 तक। तो 19, 20, 21, 22 ये हमारे 4 आर्टिकल हैं दोस्तों। ये किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। 19, 20, 21, 22 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्या उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का, कोई बता पाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 नागरिकों को के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी सरकार की शक्तियों को सीमित करना, लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, एंड लोकतंत्र को मजबूत करना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना, उपरोक्त सभी। तो आप बताओ क्या है इसका सही आंसर। तो चारों ही आंसर सही है दोस्तों, ठीक है, तीनों ही सही हैं। हमें मौलिक अधिकार क्यों मिले, ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके इंटरेस्ट, उनके हितों की रक्षा हो सके, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, हम सरकार के ऊपर क्या रख पाएंगे, नियंत्रण, सरकार को कंट्रोल, बोले तो लिमिट में रख पाएंगे। सरकार हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर पाएगी अगर हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट हैं तो, ठीक है। और लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सही बात है, और हमारे पास फंडामेंटल राइट होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और जितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा उतना ही दोस्तों क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत भी होगा। तो आपको एक शब्द में ध्यान रखना है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, आप बताओगे दैट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। क्या बोलोगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक विकास की बात करता है फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, राजनीतिक विकास की बात करता है फंडामेंटल राइट। तो ये बात बड़ी बात है, ठीक है ना, ध्यान रखना है अपन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है, सोर्स, मतलब हमने मेरे भाई ये फंडामेंटल राइट है ना, ये कहाँ से लिए हैं, कुछ पता है इनका तुम्हें, तो बताओ मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यूएसए, क्या लिखा हुआ है ये, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी कनाडा, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आप बताओगे यूएसए, सबको याद है ये तो वाली बात। तो यूएसए से हमने ये लिया हुआ है क्या, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, यूएसए से, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। सही आंसर इसका यही है। आगे चलो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक, बोले तो माइनॉरिटी, अभी आपको बताया था मैंने आपको, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ पे होगा, इनका प्रोटेक्शन कहाँ पे होगा, माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन कहाँ पर होगा, पढ़िए आराम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 29, 30, 25, 14, सही आंसर दोस्तों क्या है इसका, आंसर नंबर 29, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो माइनॉरिटी में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये किस में आते हैं दोस्तों, माइनॉरिटी में आते हैं, क्योंकि ये संख्या में कम है। तो इनके पास स्पेशल क्या है, स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपने रिलीजियस बेसिस पे कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था खोल सकते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका अभी क्या है, 29, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्पीड़न के विरुद्ध, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में, बताइए मुझे जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन नंबर बी 19 से लेकर 22 तक, 14 से लेकर 18 तक, 25 से लेकर 28 तक। सही आंसर बताओ क्या लिखा हुआ है, उत्पीड़न, तुम्हें कोई परेशान करेगा, उत्पीड़ित करेगा तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किसके थ्रू जाओगे, तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तुम्हारा कोई शोषण करेगा तो क्या होगा, तो आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 दोनों ही अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 23 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, मतलब कोई व्यक्ति तुमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ठीक है ना, वो फोर्स लेबर नहीं होगा, ठीक है, फोर्स लेबर ध्यान रखना अपन को। आर्टिकल नंबर 24 तो आपको पता ही है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो चाइल्ड है दोस्तों, वो जो बच्चा है ना, वो 14 साल से कम उम्र का है, तो वो क्या नहीं करेगा, कोई किसी भी खतरनाक जगह पे कंपनी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा। तो 23 में क्या लिखा हुआ, ह्यूमन, मतलब दोस्तों वेश्यावृत्ति को इसमें रोका गया है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है, मानव जो अधिकार तुम्हारे व्यापार होता है, दुर्व्यापार होता है दोस्तों, उसे रोकने के लिए, और साथ ही साथ बलाश्रम, फोर्स लेबर को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 का प्रयोग किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता की बात की गई है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा दोस्तों, है ना। इसका सही आंसर क्या, आर्टिकल नंबर 44, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ठीक से। अगला क्वेश्चन देख लो, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, हमारे फंडामेंटल राइट है, इसको चेंज कौन कर सकता है, अमेंडमेंट कौन कर सकता है, ये मुझे बताइए, ठीक है। तो इनको अमेंडमेंट कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या सभी संविधान सभा।
तो सही आंसर क्या है इसका? आपको पता है देश में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। चेंज भी कौन करेगा? पार्लियामेंट। तो आपको सही आंसर क्या मिलेगा? संसद, पार्लियामेंट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है ना, लेकिन वो क्या नहीं बदलेगी? इसका बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना नहीं बदलेगी। संविधान की मूलभूत संरचना की बात आपको पता है केशवानंद भारती केस में की गई थी कि पार्लियामेंट चेंज तो कर सकती है लेकिन संविधान का मूलभूत संरचना को नहीं बदल सकती है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक केस आता है केशवानंद भारती 1973। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी वर्सेस केरला स्टेट। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, केरला स्टेट के खिलाफ आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। तो ये किसकी बात करता है? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना नहीं बदल सकते संविधान की। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव, आप आराम से पढ़ सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। इसे अपन क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में? तो आप मुझे बताओ, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या है? आप बताओ। भाग 4। भाग 4 में क्या है दोस्तों? डीपीएसपी है। ठीक है ना, अपन ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? आपको पता है यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या पढ़ा था दोस्तों? नागरिकता। 3 में क्या था पढ़ा था दोस्तों अपन ने? मौलिक अधिकार। तो 4 में क्या पढ़ेंगे? डीपीएसपी, है ना। तो नीति निर्देशक तब तो पढ़ेंगे भाग 4 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भाग 4, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। राज्य के नीति निर्देशकों का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डीपीएसपी? तो बताओ डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सही ऑब्जेक्ट क्या है डीपीएसपी का? बताओ। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, धार्मिक लोकतंत्र की स्थापना करना, उपरोक्त में से सभी। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है डीपीएसपी का? बताओ जल्दी, मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो एंड सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। किसका? डीपीएसपी का। फंडामेंटल राइट क्या थे दोस्तों? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास, जबकि ये क्या है? सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बताओ। इनमें से कौन सा राज्य के नीति तत्वों का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? बताओ। ये लिखा हुआ समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायत, मौलिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। बताओ जल्दी, सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों? सी। ये तो पता है आपको, ये भाग तो 3 में, ये तो भाग 3 में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में है ना, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, मौलिक अधिकार। बाकी आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, पंचायती राज और इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन? पंचायती राज, गांधीयन फिलोसफी, है ना। ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 39, 40, 44, 48। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? तो आपको याद भी होगा, आर्टिकल नंबर 40। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 बोलता है डीपीएसपी में कि राज्य है ना वो पंचायती राज की स्थापना करेगा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज, ठीक है, सिस्टम। और ये सारी बातें किसने बोली थी दोस्तों? तो गांधीयन फिलोसफी से, गांधीयन फिलोसफी। ठीक है, तो ये गांधीयन फिलोसफी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। और ये इसका मेन मुद्दा क्या है पंचायती राज का? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। क्या दोस्तों? विकेंद्रीकरण। तो इसकी बात करता है। तो आपसे पूछ सकता है 1940 का मतलब क्या है? आप बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों को देना, पीपल के हाथ में देना शक्तियों को। ठीक है ना, तो इसका मेन मुद्दा क्या है? विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। हाँ,
आर्टिकल नंबर, इसके बारे में कुछ पूछा गया, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप बताओ जल्दी, कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल नंबर 40, 44, 48, 51, बताओ जल्दी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सी में? तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 44, 44 में। इसका मतलब आपको पता होगा हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ था। इससे पहले सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था? तो गोवा में। कहाँ पे दोस्तों? गोवा में। रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? तो उत्तराखंड, हमारा ये उत्तराखंड है दोस्तों, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, ठीक है ना। और उससे पहले कहाँ था दोस्तों? गोवा में ऑलरेडी लागू था, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जितने भी देश के नागरिक हैं उनके लिए समान क्या होंगे? नागरिक मतलब बोले तो जितने भी लॉ हैं वो जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पर्सियन हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो मेरे भाई उनको धार्मिक लेवल पे समान नागरिकता मिलेगी, समान कानून बनेंगे, उन सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे और एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बताओ मुझे दोस्तों, निम्न से कौन सा डीपीएसपी है जो गांधीवादी विचारधारा की बात करता है, गांधीयन फिलॉसफी की बात करता है, ठीक है। तो बताओ मुझे गांधीयन फिलॉसफी क्या है? आर्टिकल नंबर 43, इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो गांधीयन फिलॉसफी की बात करता है, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है? आप पढ़ के बताओ, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देना, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या लिखा हुआ दोस्तों? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगला ऑप्शन क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायती राज। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? कुटीर उद्योग, है ना, कॉटेज इंडस्ट्री को लगाना। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो आपको पता है गांधीयन फिलॉसफी बात करते हैं, हमारे डीपीएसपी में 3 फिलॉसफी हैं, डीपीएसपी में 3 फिलॉसफी हैं। एक हमारी गांधीयन फिलॉसफी, ठीक है, गांधी जी बोलते थे वो वाली बातें। दूसरी हमारी क्या है दोस्तों? सोशलिस्ट, समाजवादी। और तीसरी क्या है दोस्तों? हमारी लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक। क्या लिखा हुआ है? ये उदार बौद्धिक, ठीक है। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये क्या है? सोशलिस्ट है, और ये गांधी जी। ऐसी फिलॉसफी जिसमें गांधी जी की विचारधारा झलकती है दोस्तों, और गांधी जी जिनमें भरोसा करते थे, जो गांधी जी चाहते थे, उसे अपन क्या बोलते हैं? गांधीयन फिलॉसफी। तो गांधी जी क्या चाहते थे? भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने मेरे भाई। इसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है ना। 97वां संविधान संशोधन द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे जोड़ा गया था। और अगला ऑप्शन क्या है? पंचायती राज, आर्टिकल नंबर 40। कॉटेज इंडस्ट्री दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? सारे के सारे आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये सब बातें कौन करते थे? गांधी जी करते थे, ठीक है ना। इसलिए लिखा हुआ गांधी जी की विचारधारा, गांधीयन फिलॉसफी। ये बताओ दोस्तों, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस की बात कहां की गई है? बताओ आप। और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कहां की गई है? आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51। बताओ ये सही आंसर क्या है इसका? तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 51 में हमें क्या मिला हुआ है? इंटरनेशनल पीस। भारत ऐसी कोशिश करेगा कि दुनिया में विश्व शांति की स्थापना करेगा, विश्व लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे दोस्तों पीस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे देश की जिम्मेदारी है कि वो विश्व लेवल पे ऐसी पॉलिसी बने दोस्तों जिससे पूरे देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो? शांति स्थापित हो, ठीक है ना। ये बात कहाँ बोली गई है? आर्टिकल नंबर 51 में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों और राज्य के निजी सत्ताओं में क्या अंतर है? मतलब फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इन दोनों में क्या अंतर है? बताओ। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं जबकि डीपीएसपी नहीं, है ना। और डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं जबकि फंडामेंटल राइट नहीं। दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। सही आंसर इसका क्या है दोस्तों? बताओ। इसका मतलब सही आंसर ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, अगर इनका शोषण होता है तो अपन मेरे भाई क्या करेंगे? जाएंगे कोर्ट। आपको पता है रिट दी गई है हमारे पास, तो वो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जो डीपीएसपी हैं, ये इनको लेके तुम कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राज्य ऐसी कोशिश करेगा, अगर राज्य के पास संसाधन होंगे वो तो तुम्हें डीपीएसपी प्रोवाइड कराएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम राज्य के खिलाफ, फिर सरकार के खिलाफ तुम क्या करो? केस कर दो, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है अपन को, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है जबकि फंडामेंटल राइट कैसे दोस्तों? जस्टिसेबल है, न्यायोचित है। तो ये लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? आप पढ़ के देखोगे। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, न्यायोचित हैं, इनको अपन जस्टिसेबल हैं, जबकि हमारे डीपीएसपी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
इनमें से कौन सा डीपीएसपी तत्व, हाँ तत्व है या नहीं है बताओ। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 45, अनुच्छेद 45 है दोस्तों, उसमें भी शिक्षा की बात की गई है, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल नंबर 21 का ए में की गई है ना, राइट टू एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट में, वैसे ही आर्टिकल नंबर 45 में की गई है। काम करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41 दोस्तों, सूचना का अधिकार है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब सारे के सारे आंसर इसके सही हैं, ये सारी की सारी बातें ठीक है, ये सारे के सारे डीपीएसपी में हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट को बचाने की कौन बात करता है, कौन सा अनुच्छेद, पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार ऐसी कोशिश करती है, सरकार इसके लिए नियम कानून बनाती है कैसे पर्यावरण बचाना है। तो ऐसी बातें कहाँ लिखी हैं, कौन से आर्टिकल में, 48 का ए, 51 का ए, 21, 25। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 48 का ए, ये द करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर सही है इसका। हमें पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य ऐसी पॉलिसी बनाए, ठीक है। हाँ, डीपीएसपी के निषेध तत्वों की किस देश की, कहाँ से लिया गया है, ये कौन से संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया हुआ है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए थे, यूएसए से, वैसे डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं मेरे भाई, बताओ डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, तो आपको लिए आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं दोस्तों, आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा डीपीएसपी सामाजिक न्याय से संबंधित है, मतलब सामाजिक न्याय, सोशियो एंड इकोनॉमिक। तो उसमें लोगों को कब सामाजिक न्याय मिलेगा, आप बताओ। तो सामाजिक न्याय कब मिलेगा दोस्तों, जब लोगों को क्या मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, सही बात है। मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल नंबर दोस्तों 39 का ए, ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी याद कर लेना। 39 का ए क्या लिखा हुआ है, मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। राज्य ऐसी कोशिश करेगा, सरकार ऐसी कोशिश करेगी कि लोगों को मुफ्त में एक वकील प्रोवाइड कराए, हालांकि ऐसा कोई लॉ अभी तक बना नहीं है, ठीक है। काम करने का अधिकार, बिल्कुल मेरे भाई, हमें काम मिलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है वो इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, लोगों को काम मिले। तो उपरोक्त तो सभी इसके आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखोगे किस अनुच्छेद में न्यायालय को, न्यायपालिका को, जुडिशरी को एजुकेटिव न्याय कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, कौन से आर्टिकल में दोस्तों, 49, 50, 51, 52। तो सही आंसर दोस्तों इसका क्या है, आर्टिकल नंबर 50, जहां पे दोस्तों एजुकेटिव बोले तो कार्यपालिका, एंड यहाँ जुडिशरी बोले तो न्यायपालिका, ये दोनों एक दूसरे से काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, दोनों ही सेपरेटली काम करेंगी, है ना। इनके बारे में अलग करने की बात कही है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कौन से आर्टिकल में दोस्तों, आर्टिकल नंबर 50 में, आर्टिकल नंबर 50 में सेपरेशन ऑफ पावर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, डीपीएसपी के, कौन से डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया था। क्या करना है इसका मेन मुद्दा क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पुलिस राज्य की स्थापना करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों, एक वेलफेयर ऑफ स्टेट, वेलफेयर ऑफ स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिससे मेरे भाई राज्य का क्या हो, कल्याण हो, है ना, वहाँ के लोग डेवलपमेंट करें, उनका सोशियो एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक क्या हो, डेवलपमेंट हो दोस्तों, तब उसे अपन क्या बोलेंगे, वेलफेयर ऑफ स्टेट बोलेंगे। तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, लोगों का सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, इनमें से कौन सा डीपीएसपी आर्थिक न्याय से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करेगा, इकोनॉमिक जस्टिस कौन करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, सही बात है, महिला हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। धन और उत्पादन के साधनों का समान वितरण, ऐसा नहीं है सारा पैसा सारे संसाधन गरीब अमीर को दे दिए, गरीब रह गया, तो वितरण भी कैसा हो, संसाधनों का ठीक से हो। और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, मतलब कॉटन इंडस्ट्री, गांधी चरखा चलाते थे मेरे भाई, वो क्या था, कुटीर उद्योग था दोस्तों। तो इस टाइप की चीजों, इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त तो सभी, ये सारी की सारी बातें सही हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, फ्री एंड लीगल एड, बताइए दोस्तों, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 21 का ए जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये मौलिक अधिकार में, लेकिन डीपीएसपी की बात करोगे तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 भी बोलता है कि भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य बच्चों को पढ़ाए, उनके लिए सरकारी स्कूल खोले और बच्चों को फ्री मुफ्त क्या शिक्षा प्रोवाइड करे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 45, ठीक है ना, मुफ्त में क्या मिलनी है, शिक्षा मिलनी है।
डीपीएसपी राज्य के नेतृत्वों का महत्व क्या है, क्या इंपोर्टेंस है, आप बताओ खुद दोस्तों। यह सरकार को नीतियां पॉलिसी बनाने में गाइडलाइन करता है दोस्तों। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह देश में सामाजिक और आर्थिक समानता की बढ़ावा की बात करता है। उपरोक्त में से सभी तो सही बात है दोस्तों। पॉलिसी हमने पढ़ाई क्या है, डीपीएसपी। P4 यहाँ पे क्या है दोस्तों, पॉलिसी है ना, प्रिंसिपल है, और P4 क्या है यहाँ पे पॉलिसी। पॉलिसी को अपन क्या बोलते हैं, नीतियाँ। तो राज्य की जिम्मेदारी है नीतियाँ बनाना, पॉलिसी बनाना, बिल्कुल सही बात है। और जिससे हमारे अधिकारों का क्या होगा, संरक्षण भी होगा दोस्तों। और लोगों को क्या मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो सारी की सारी बातें सही है, ठीक है ना। आप पढ़ लेना एक बार। इनमें से कौन सा डीपीएसपी है जो तत्व है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है ना। तो अब बताओ मेरे भाई, तो ध्यान रखना अपन को। दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है ना, एक सेकंड के लिए, ये वाली बात गलत है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अभी अपन देख पा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। अब हमारे भी तो कर्तव्य बनते हैं कुछ, उनके बारे में तो कुछ बात करनी पड़ेगी। तो इतनी बात ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे भाई भाग पार्ट 4 का ए, भाग 4 का ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। तो उसके बारे में बात करिए। तो हमें क्या करना होता है, झंडा का सम्मान करना होता है, राष्ट्रगान करना होता है मेरे भाई, पर्यावरण बचाना होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे देश के लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे के सारे आंसर इसके सही हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। आगे देख लो दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, भाग 4 के ए में क्या लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, नागरिकता। तो मैंने आपको अभी बताया था, आप सही आंसर दो। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। ये दोस्तों बाद में जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे वो आपको पता चली जाएगा अभी, है ना। तो ये बात आपको कमेंट करके बतानी है, कब जोड़े गए थे और कौन सी क्या थी, कौन सी कमेटी बनी थी और क्या हुआ था, ठीक है ना। बताओ आप। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बताइए आप, कब जोड़ा गया था। 42वां संविधान, 44वां, 52वां, 73वां। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह बोले तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनकी रिकमेंडेशन, स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इनकी रिकमेंडेशन द्वारा हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कब जोड़ा गया था, 1976 में, ठीक है। आपको ये पता होगा पहले से ही, और मैं आपको बता ही देता हूं। तो सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, 42वां। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ड्यूटी कितनी है, हमारी कितनी जिम्मेदारी है। तो वर्तमान में कितने हैं, पहले कितने थे, ये सवाल दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में दोस्तों कितने हैं, 11। इसका सही आंसर क्या है, 11। लेकिन दोस्तों पहले कितने थे शुरुआत में, तो 10 थे। कितने थे, 10। इसको मेरे भाई 86वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार की बात करी गई थी। इसमें 11वें नंबर क्या, 11वें नंबर का जोड़ा गया था शिक्षा से संबंधित। तो ये दोनों बातें याद रखनी है, 86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका क्या है अभी, 11। पहले कितने थे, 10। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। झंडा का सम्मान करना, आपको पता है करना चाहिए। देश की रक्षा करना, बिल्कुल करना चाहिए। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार रखना, सही है मेरे भाई। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तोड़ फोड़ करोगे सरकारी संपत्ति की, नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो ये गलत बात है। तो ये आंसर इसका सही है, ठीक है ना। सार्वजनिक शक्ति को अपन नुकसान को नहीं पहुंचाना है, जबकि संपत्ति की सुरक्षा करनी है सरकार की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। तो नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, नागरिकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना, सरकार को नागरिकों द्वारा नियंत्रण करने के लिए मदद करना। उपरोक्त सभी, क्या दोस्तों तुम नागरिकों को यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात करोगे, नहीं करोगे मेरे भाई। क्या तुम सरकार के ऊपर, सरकार की मदद करोगे या उस पर कंट्रोल करोगे, ऐसे कोई काम करोगे, नहीं करोगे ना। इसका मतलब सही आंसर क्या है, यही हमारी मॉरल ड्यूटी है।
तो आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल जो ड्यूटी होते हैं वो हमारे मॉरल ड्यूटी होती है, हमारी नैतिक कर्तव्य होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है, हमें अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और देश का भला सोचना होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है USSR, ठीक है ना। जो वर्तमान में दोस्तों कौन है, रूस है, वर्तमान में कौन है, रूस। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए गए हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सही आंसर इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, आप बताओ कौन सा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण की रक्षा करना है, पशु पक्षी बचाने, नदी नाले तालाब बचाने, झीलें बचानी है, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण बचेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है लोगों को, बिल्कुल सही बात है, हमें करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता अखंडता को बना के रखना है, देश टूटे नहीं, एकता रखनी है, अखंडता रखनी है, सही बात है। तो सारे के सारे आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सही है, दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में शामिल किया गया है, कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य, आप बताओ जल्दी जल्दी। तो सही आंसर क्या है, भाग 3, भाग 4, 4 का ए, भाग 5, कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, भाग 4 का ए, ये 4th का ए है, ये जोड़ा गया था बाद में, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था, आपको पहले से ही पता है, 1950, 1976, 91, 2002। सही आंसर क्या है दोस्तों, 1976 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए या नहीं, तुम बताओ। सरकार बोलेगी मौलिक कर्तव्यों का तुम्हें पालन करना ही पड़ेगा, तब क्या करोगे। तो दोस्तों ये ऐसा कोई फोर्स नहीं है इसमें, है ना, ये वॉलेंट्री होते हैं। तो हमें मौलिक का फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनका कर्तव्य करना चाहिए, अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है वो तुम्हारी मर्जी है, ये लिखा हुआ है नहीं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है, लेकिन यह नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो मौलिक अधिकारों की सरकार हमारे ऊपर मौलिक अधिकार थोप नहीं रही है, इम्पोज नहीं कर रही है, ये तुम्हारे वॉलेंट्री हैं, तुम्हारी इच्छा करती है तो ये आपको करना है, इसके लिए तुम्हारे को कोई केस नहीं करी है सरकार, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है इसे अपन पूरा करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने जो वीडियो देखा मेरे भाई, है ना। साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर देना है, ये आपको पता ही है, ठीक है, क्या करना होता है। और ऐसे ही मैं आगे इसमें जो पॉलिटी के जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, इन सब के क्वेश्चन लेके आऊँगा, लगातार इसकी वीडियो आपको पास मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।